नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, राजनीति तो करवट लेती है, लेकिन समाज में जब ऐसी घटनाएं हों जो हमको विचलित भी करें और व्यथित भी करें, और जब उन घटनाओं के साथ एक अलगाववाद का नाम भी जुड़ जाए, तो बहुत सारे संशय और डर जो मन में है वो जागृत हो जाते हैं। मणिपुर की घटना पे हम सब ने चर्चा की। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो 2002 में हुआ था गुजरात में, जहां एक शख्स थे जो उस समय मुख्यमंत्री थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्हें उस समय देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपने अपना राजधर्म नहीं निभाया। आज ऑलमोस्ट 80 दिन होने को आए, बल्कि उससे भी ज्यादा। मणिपुर जलकर खाक हो गया, गृह युद्ध की चपेट में चला गया। कुछ लोग इसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर कहकर, क्या कहते हैं कि बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। जहां 2002 में बड़ी संख्या में शिकार एक माइनॉरिटी बनती है, वहीं 2023 में बड़ी संख्या में शिकार एक दूसरी माइनॉरिटी बनती है। और अब उनके अंदर जो अलगाववाद की जो पीड़ा है, अब मुखरता से निकलकर सामने आ रही है। कभी कभी लगता है कि साहब ने अपना 2002 में राजधर्म नहीं निभाया, और 2023 में भी मणिपुर में भी राजधर्म नहीं निभा सके। शायद साहिब को लगता होगा कि मणिपुर किसी पड़ोसी देश का हिस्सा है, और कुछ कहेंगे तो उस देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी होगी। लेकिन जब यूरोपियन संसद में मामला उठा और वहां पर बहुत सारे सांसदों ने अपनी व्यथा कही और ये कहा कि भारत के साथ व्यापार और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा अगर मानव अधिकारों के ऊपर भारत लिखित में ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देता है। लेकिन सबसे सख्त टिप्पणी जो आई वो नेदरलैंड के मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट से आती है, जहां उन्होंने जो मणिपुर में हुआ उसे हिंदू आतंकवाद का नाम दिया, हिंदू एक्सट्रीमिज्म का नाम दिया। पहली बार मैंने इस शब्द को निकलते देखा, वो भी यूरोपियन संसद के अंदर। लेकिन वो भी इनको उद्वेलित नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस देश में कितनी भी मौत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मोरबी में 150 मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उड़ीसा के ट्रेन हादसे में 300 मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 750 किसान शहीद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। करीब करीब 150 से ज्यादा लोग मणिपुर में अपनी जानें गंवा बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60,000 लोग शरणार्थी होकर मिजोरम चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा 5,000 से ऊपर आगजनी की घटनाएं होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों वेपन्स लूट नहीं लिए जाते बल्कि बांट दिए जाते हैं पुलिस आर्मरी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ पता है, प्रधान सेवक को पता है, गृह मंत्री को पता है, सबको पता है, कोई मुंह नहीं खोलता। और फिर सिर्फ एक वीडियो आता है जो भारत की आत्मा को हिला देता है। और दुनिया में जो उसकी खबरें आ रही हैं इस समय, जो अलग अलग मैं न्यूज़पेपर देख रहा हूं, जिसमें भारत को इस समय एक असभ्य समाज के रूप में देखा जा रहा है, एक बेहुदा और बदतमीज समाज के रूप में देखा जा रहा है। कहीं से भी हम संस्कारी नहीं लगते, चंद लोगों को छोड़कर। ऐसा लगता है कि भीड़ है और एक भीड़ तंत्र में हम अब कन्वर्ट हो गए हैं। ये ना तो राजतंत्र है और ना ही ये लोकतंत्र है, ये भीड़ तंत्र है। और उस भीड़ तंत्र में सब कुछ वैलिड है। पुलिस की आंख के सामने महिलाओं को ले जाया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है। सरकार कहती है हमें पता नहीं था, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और फिर उनके मुख्यमंत्री आकर कहते हैं, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। ये डबल इंजन की सरकार है या डबल अत्याचार की सरकार है, ये सोचने की जरूरत है। क्या कोई आत्मा नाम की चीज बची है? अगर नहीं बची है तो फिर यहां पर कहते हैं बीजेपी के लोग कि हमारे यहां रिजाइन करने का कोई रिवाज नहीं है। शर्मिंदगी होगी तो रिजाइन करेंगे, लज्जा होगी तो रिजाइन करेंगे, घर में बहू बेटियां होंगी तो रिजाइन करेंगे ना। साहब, आपने 2002 में राजधर्म नहीं निभाया, आपने 2023 में भी राजधर्म नहीं निभाया। ये सच है, नए भारत का सच। वो भारत जिसको आपने सामाजिक रूप से बांट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। डर लगता है कि ये भारत और कितने वर्ष तक जिंदा रहेगा। इस अमृत काल में जो आपने हलाहल घोला है ना, शायद इस भारत को बर्बाद करने के लिए काफी है। जो विद्वान आज हमारे साथ मौजूद हैं,
इस विषय पर चर्चा के लिए वो सभी हिंदुस्तान के जाने पहचाने चेहरे हैं। किसी क्या कहते हैं तारुफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये चेहरे भारत में जो टेलीविजन न्यूज पर चेहरे आते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, पहचाने जाते हैं। लेकिन रवायत है। हमारे साथ गुजरात से राजेश ठाकर जी एनालिस्ट हैं, स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से आज दो विशिष्ट विद्वान मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी और राजेश बादल जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, आज लखनऊ से हैं, तो आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी की समय की बाध्यता है, तो सबसे पहले मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। हालांकि राजेश जी, मुझे मालूम है कि आज भोपाल में एक बहुत बड़ा धरना हो रहा है मणिपुर की घटना पर, और आप उसके अंदर सहभागी हैं, और मुझे लगता है कि उस पीड़ा की आवाज को आप उठाएंगे, वहां पर भारत की आवाज को उठाएंगे, जहां सत्ताधीश तो अंधे और बहरे होते हैं, लेकिन जनता की आंखें खुली हैं। मैं इस विषय पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि कैसी पीड़ा और कैसे हम लोग उसको भोग रहे हैं, लेकिन इनकी आंख में आंसू नहीं है। और एक मुख्य बात, डिबेट क्यों नहीं हो रही है, इस विषय से नहीं हो रही है कि मोदी जी डिबेट में नहीं बैठना चाह रहे। वो विपक्ष चाहता है कि जब विपक्ष बोले वहां बात तो वो सुने, वो वहां नहीं बैठ सकते। उन्हें संसद में बैठना ऐसा लगता है उनकी गरिमा के खिलाफ है। तो उनको ईरान से वो पुराना थ्रोन जो है ना, जो किंग का होता है, मंगा ले वापिस और उसके ऊपर बैठ जाए, ताकि जो मर्जी हो करें। संसद उन्हीं की बनवाई हुई है, लेकिन वहां बैठना नहीं चाहते। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, राजेश बादल जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये वाकई बड़े अफसोस की बात है, और जब आज हम बात कर रहे हैं तो सचमुच मेरा दिल बहुत व्यथित है। और इतना ये तकलीफ जो है, इस तकलीफ का बयान भी मेरे लिए शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। दरअसल भारतीय लोकतंत्र इन दिनों एक ऐसी खतरनाक प्रवृत्ति का सामना कर रहा है, जो ये प्रवृत्ति है वो हिंसा का खुलेआम समर्थन करती है। ये प्रवृत्ति क्रूरता का समर्थन करती है। ये प्रवृत्ति अराजकता और अधिनायकवाद को बढ़ावा देती है। ये प्रवृत्ति बेरोजगारी और महंगाई और तमाम मुद्दों पर कुछ सुनना नहीं चाहती, एक आम आवाम की बात सुनना नहीं चाहती। हम लोग समाज में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि ये उत्पीड़न का सुख लेती है। कुछ वर्ग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, हमारे बीच में कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, लेकिन तकलीफ तब गहरा जाती है दिनेश जी, जब हम देखते हैं कि हमारा तंत्र ही उसमें शामिल हो जाए, और तंत्र इस तरह की प्रवृत्तियों को जब बढ़ावा देता है, तब बहुत चिंता होती है कि हम आखिर कहाँ आ चुके हैं। ये सफर हमारा कहाँ से शुरू हुआ था। आपको याद होगा महात्मा गांधी जब नोआखाली के दंगे हुए थे, और वहां किस तरह से दंगाग्रस्त इलाकों में निहत्था आदमी शांति का संदेश लेके गया था, और दोनों समुदायों ने, दोनों संप्रदायों ने उसकी बात सुनी और शांति की स्थापना हुई। यहाँ मणिपुर में तो कोई जाने को तैयार नहीं है। मणिपुर में की सुध कोई लेने को तैयार नहीं है। आपने ठीक शब्द कहा। ऐसे लगता है कि क्या ऐसा सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि क्या मणिपुर भारत देश का प्रदेश है एक। और इसलिए हमने लगातार इस 1-1.5-2 महीने के दरमियान जब भी वहां जो आंदोलन हुए हैं, उसमें हमने पाया है, देखा है, तख्तियों में लिखा, आर वी इंडियन। क्या, कौन सा देश आप किसके लिए गढ़ते हैं? देश आप लोगों के लिए गढ़ते हैं। तंत्र आप किसके लिए बनाते हैं? तंत्र आप लोगों के लिए बनाते हैं। जब तंत्र लोगं के खिलाफ हो जाए, सिस्टम लोगों के खिलाफ हो जाए, तब आप क्या करेंगे? आवाम को लगता है कि वो ठगी गई, लोकतंत्र के मतदाता को लगता है कि वो ठगा गया। गांधी नहीं, हमने तो लगातार अपनी पत्रकारिता में लगातार ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, और मेरे पहले में गांधी के बाद नेहरू के उदाहरण ऐसे हैं कि कितनी जगहों पे दंगे में खुद वो जाकर के खड़े हो जाते थे कि लो मुझे मारो। इसलिए वो कह पाते थे, इसलिए गांधी और नेहरू कह पाते थे कि मुझे मारो अगर मारना है, क्योंकि उनमें नैतिक साहस था। अफसोस की बात यह है कि आज ये नैतिक साहस किसी के भीतर बचा नहीं। क्या इसके बाद जो मणिपुर में हुआ है, भारत की आजादी के बाद कोई मिसाल है? 2002 का उदाहरण आपने दिया, वो एक ऐसा क्रूर उदाहरण था, लेकिन मणिपुर ने तो सारी सीमाएं लांघ ली।
मणिपुर के बाद अब बचता क्या है? और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने का कौन सा अधिकार आपको, कौन सा पैमाना आपका है कि जब मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए? एक स्टेज आई थी, एक स्थिति आई थी जब वहां के मुख्यमंत्री ने ये इस्तीफा देने के लिए पेशकश की थी, लेकिन उनको रोक दिया गया। इसका मतलब कि हम अपनी सरकारों में भी इसी खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। मणिपुर जल रहा है और यहाँ तंत्र को और माननीय को किसी को कोई परवाह नहीं है। देश जलता है तो जले, वो उपहास और अट्टहास लगा करके अपनी अपनी एक उत्पीड़न का सुख ले रहे हैं। भारत के इतिहास में बहुत सारे नायक हुए हैं दिनेश जी, और उन नायकों की हम पूजा भी करते हैं। पौराणिक स्तर पे भी आप पुरानी गाथाएं ले लीजिए, लेकिन बहुत सारे खलनायक भी हुए हैं। उन खलनायकों को आज देश कैसे याद करता है? नाम किसी का लेने की आवश्यकता अधिनायक हुए हैं, जितने भी तानाशाह हुए हैं, आप ये पाएंगे कि उनका जो अंत है वो बड़े ही क्रूर और अकेलेपन में हुआ है, अवसाद में हुआ है। मुझे अफसोस है कि हमें इतना सख्त बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये जो स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं है, और मेरी चिंता ये है कि ये देश को कहाँ ले जाएगी। जी दिनेश जी, एक छोटा सवाल आपके जाने से पहले मैं कर लूं जी। संसद में प्रधानमंत्री कभी आकर नहीं बैठते। कोई विरोध पक्ष का कोई व्यक्ति बोल रहा और ये उसको सुन ले, शायद सुनने की इनके अंदर वो शक्ति नहीं बची है। ये शब्द हार्श है, लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब मणिपुर जल रहा है, खाक हो गया, गृह युद्ध के अंदर है, अलगाववाद की बातें हो रही हैं, कुकी लैंड अपना लैंड मांगना शुरू कर दिए हैं। वहां पर क्या प्रधानमंत्री को सुनना नहीं चाहिए कि देश क्या बोल रहा है, उनकी व्यथा क्या है? ये लोग देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वहां बैठे अपनी व्यथा को कहेंगे बैठकर। ये सुन भी नहीं सकते। नहीं, प्रधानमंत्री को शील्ड करना है, वो नहीं सुनेंगे, बाकी गृह मंत्री जवाब देंगे। तो प्रधानमंत्री क्या पूरे किसी चांद के हैं, सूरज के? कौन से ग्रह के प्रधानमंत्री है सर वो? एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, एक ये बड़ा शर्मनाक विरोधाभास है कि जिस संविधान की शपथ लेके सरकार काम करती है, प्रधानमंत्री काम करते हैं, पूरी सरकार का मंत्री काम करते हैं, उस संविधान की रक्षा करना संसद का काम है। जब हम देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों में, हालिया वर्षों में संसद का माहौल बनाया गया है, किसी भी बड़े से बड़े फैसलों में संसद में चर्चा नहीं हुई। लोकतंत्र में चर्चा और असहमति दो बहुत बुनियादी से सवाल हैं, जिन पर हर आदमी को, हर निर्वाचित नुमाइंदे को इज्जत करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। हम ये पाते हैं कि ना अब संसद की इज्जत है, ना संविधान की इज्जत है, ना संवैधानिक रूप से जो लोकतंत्र में जिम्मेदार संस्थाएं हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, और ना उनकी इज्जत है। और हमने एक ऐसा समाज बना दिया है जो क्रूरता की ओर जाता है। और मैं बहुत साफ कहता हूं कि कई बार तंत्र या सियासी मकसद से आप जिस हथियारों को, जिन तीरों को आप चलाते हैं, वो उलट के आपके ऊपर भी लगते हैं। एक मैं ये बहुत ही निश्चय के साथ कह सकता हूं कि ये स्थिति आएगी जब हम देखेंगे कि ये देश और इस देश का मतदाता अपने दिलों में जब सवाल उनके खड़े होंगे, वो निश्चित रूप से इस तानाशाही का मुकाबला उसी स्तर पे करेगा जिस स्तर का तंत्र जो है वो सामना कर रहा है, देख रहा है, जो तंत्र बिहेव कर रहा है। जी आपने सही कहा। आपके जाने से पहले मैं एक शेर अर्ज कर देता हूं, जो थोड़ी देर पहले लिखा था, 2-3 बार रिपीट भी किया है। अर्ज है कि कितने ही तख्त नशी खुद को खुदा समझते रहे, कितने ही तख्त नशी खुद को खुदा समझते रहे, और हर तख्त का अंजाम खाक ही में मिल जाना है। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर हमेशा के लिए है, पर यहाँ हमेशा के लिए तो ना राजा अशोक था, ना अकबर था, ना विक्रमादित्य था, ना कोई और था। पर तब तक ये सभ्यताओं का विनाश तो कर देते। एक शेर मैं भी इसी सिलसिले में एक शेर मैं भी अर्ज कर देता हूँ। आदमी समझा है वो बनकर खुदा रह जाएगा। अरे, और खुदा क्या ये तमाशा देखता रह जाएगा?
क्या बात है। इसका वो भी है, जी इसका एक और बिल्कुल। इसका एक है, वो समझ खुद खुदा ने मुझको भेजा है हुकूमत के लिए, मानसिकता वो है। खुद खुदा ने मुझको भेजा है हुकूमत के लिए, मैं समझता हूँ कि मुझे अवाम की ज़रूरत क्या है? तो क्या इसलिए बात ये है कि एक प्राकृतिक न्याय होता है, अब हम और आप देखेंगे प्राकृतिक न्याय होगा। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने वक़्त निकाला हमारे साथ जुड़े। मैं बहुत और मैं माफ़ी चाहता अभी हूँ, मैं जी, बहुत माफ़ी जी, मैं से अलग होता हूँ, क्योंकि ये विषय ने हम लोगों को सबको झंझोड़ के रखा है और मुझे आज इस कार्यक्रम के लिए कुछ तैयारियाँ भी करनी हैं और मुझे वहाँ जाना भी है। नहीं तो मैं पूरा समय रहता, मैं 2-3 मिनट और आप 1-2 वक्ताओं को सुन के फिर मैं निकल जाऊँगा। जी। हमारी भावनाएँ आपके साथ हैं, आपके कार्यक्रम के साथ हैं। जी। मैं राजेश